हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो फिर आज क्लास आगे बढ़ाते हैं, क्लास 10 का। और आज से हम शुरू करेंगे, आज वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। क्योंकि पिछले वाले क्लास में आपको बताया गया था रेसिस्टेंस क्या होता है, नहीं बताया गया था, सॉरी। पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके थे? तो हमने पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हमने एक दो सवाल भी उसके ऊपर बनाए थे। और आज से हम चर्चा करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। तो ओम्स लॉ आखिर है क्या? सबसे पहले समझो ये आया कहाँ से। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे हमारे पास, बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं ये। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये रिलेशन निकालना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि ये भी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का आखिर रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इनको पता चला कि अगर किसी कंडक्टर के सारे कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, सारे कंडीशंस कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है जिसके लेंथ के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसकी जो मोटाई होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे भी कांस्टेंट रखा जाएगा। उस समय पे वायर का जो टेम्परेचर रहा होगा उसे भी कांस्टेंट रखा जाएगा। मतलब कि इन सारे टर्म्स को, या कुछ और भी टर्म्स हो सकते हैं, इन सभी टर्म्स को आप कांस्टेंट रखेंगे तो इस वायर से जो बहने वाला करंट है ये प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, क्या कहा ओम साहब ने? ओम साहब ने कहा कि अगर हम किसी वायर के लेंथ, उसकी मोटाई, उसका टेम्परेचर एटसेट्रा चीज़ों को कांस्टेंट रखें, उस केस में द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, स्टेटमेंट अगर हमसे पूछा जाए क्या स्टेटमेंट है तो हम बोलेंगे कि इफ ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस सच एज लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एटसेट्रा ऑफ अ वायर remain constant, then the amount of current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the wire. Suppose करो कि हमारे पास एक कंडक्टर है AB जिसका लेंथ L है और इस वायर का कुछ थिकनेस भी होगा, ठीक है, और इस वायर से इस समय I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल है, दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल है वो है ए वाले एंड्स पे भी ए और बी वाले एंड्स पे क्या है, बी बी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ये हो जाएगा बच्चा बी ए माइनस बी बी। और पिछले वाले क्लास में हम सीखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी से दिखा सकते हैं। ओम साहब ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ओम साहब ने कहा कि आई जो है ये प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि बी ए माइनस बी बी के। We can write it as I proportional to V. देखो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, I proportional to V when temperature, length, area of cross section etc. of a conducting wire remain constant. ठीक है, ये जो रियल फॉर्म है ना ओम्स लॉ का, ये यहीं पे बच्चा, यहाँ क्या क्या बात नहीं होगा। लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, बढ़ाएं, तो हम कह सकते हैं इफ I proportional to V then V proportional to I। एक ही बात है। और देखो बच्चा, LHS वाला साइड है, RHS वाला साइड है, बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए था, इक्वल टू का साइन, और लगा हुआ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया उस समय ओम साहब ने, और उस कांस्टेंट का नाम था R। क्या नाम है कांस्टेंट का? R। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो R है ये एक कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट, एंड इस R का नाम बताया उन्होंने, R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। आर का नाम क्या दिया गया, रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत है क्या? क्या ओम्स लॉ? तो इफ टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर रिमेन कांस्टेंट देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ हमने एल मान लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो सकता है, दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए माइनस बी बी, और करंट जो बाहर है वो क्या है, आई है। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है आई प्रोपोर्शनल टू बी, वी कैन राइट इट एज बी प्रोपोर्शनल टू आई। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लाएंगे, उस कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, आर, और आर का नाम क्या है, रेसिस्टेंस। दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। अब थोड़ा आगे की कहानी समझिए।
आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे ना, और थोड़ा सा आगे ये कहानी सोचते क्या है। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया है जिस टर्म का नाम क्या है, रेसिस्टेंस। अब देखो बच्चे रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया। रेसिस्टेंस के बारे में कहा गया कि रेसिस्टेंस किसी भी वायर का वो प्रॉपर्टी होगा जिसकी वजह कर वो वायर में बहने वाला करंट को वो अपोज करेगा। रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से काम करते हैं। हमें पता है बच्चा V इक्वल्स टू क्या है बच्चा, IR। अगर मैं रेसिस्टेंस R की बात करूँ तो ये हो जाएगा बच्चा V डिवाइडेड बाई I। मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास है रेसिस्टेंस के लिए, वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई I। अगर आप यहाँ से यूनिट लिखे रेसिस्टेंस के लिए तो देखो वोल्ट का यूनिट क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल का वोल्ट ही होता है, और करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो यूनिट इसके पास होगा वोल्ट पर एम्पियर, जिसको आप कह सकते हैं ओम, जिसे हम इस वाले सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो दिस इज वोल्ट पर एम्पियर, या फिर आप कह सकते हैं ओम। लेकिन रेसिस्टेंस है क्या, ठीक है। एक तो हम बोलेंगे क्या कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, लेकिन रेसिस्टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये समझते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, ठीक है। क्या है रेसिस्टेंस, तो इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor due to which it opposes flow of current electric current through it। देखो जितने भी वायर्स होते हैं ना, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, उन सब में ये रेसिस्टेंस होता ही होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो उस रेसिस्टेंस का काम ये होता है कि उस वायर से जो करंट बह रहा है उस करंट को अपोज करे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे रोड में स्पीड ब्रेकर, ठीक है। स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है, आप रफ्तार से जा रहे थे, अचानक एक ब्रेकर दिखा, आप अपनी ब्रेक को क्या करते हो, मतलब ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, ब्रेकर पार किया आपने और फिर आप तेजी से चल पड़े। रेसिस्टेंस का काम बिल्कुल वही है। मान के चलो बच्चा कि ये हमारे एक इलेक्ट्रिक वायर है, दिस विल बी आवर रेसिस्टेंस, और फिर से हमारा क्या वायर है। अगर यहाँ से करंट बह रहा है बिल्कुल बहता रहेगा, यहाँ पे आने के बाद इसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है और फिर ये आगे बहता रहता है, ठीक है। दिस इज रेसिस्टेंस, और यही है ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये जिगजैग वाला पाथ, दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर रेसिस्टेंस। कोई तकलीफ है आप लोगों को क्या, नहीं है, बिल्कुल सही है। अब देखो अच्छा आगे और क्या बात है। अब रेसिस्टेंस क्या है ये तो हमको पता चल गया है। हमको पता करना है कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दो बातों पे डिपेंड करता है, बेसिकली तीन बातों पे डिपेंड करता है। हम लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और वायर, आप कंडक्टर कहिए या तो वायर कहिए, डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है बच्चा। तो सबसे पहले बात समझो, रेसिस्टेंस किसी वायर का जो होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। मतलब कि अगर किसी वायर के लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो उस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर हम उसके लेंथ को घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो पहला फैक्टर है जिसपे डिपेंड कर रहा है वो क्या है बच्चा, तो दिस इज लेंथ ऑफ द वायर एंड we can say are proportional to L। थोड़ी देर के लिए मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा जो टर्म जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है बच्चा वो क्या है, तो वो है तार की मोटाई, वायर की जो मोटाई है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और इस पे रिलेशन कैसा है बच्चा, तो इस पे रिलेशन है इनवर्स, मतलब कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई A। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो लेंथ और एरिया इन दोनों का रिलेशन अपने आप में इनवर्स का होता है। कैसे होता है बात समझ, जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है ये, ठीक है, और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको दबा पाते हैं, अगर इसका लेंथ को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लेंथ को रिड्यूस करने से क्या होता है, ये वाला एरिया बड़ा हो जाता है ना। और जैसे एरिया घटेगा वैसे क्या होगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा, सॉरी जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा इस रिलेशन से। और अगर इसी वायर को और खींचा जाए तो इसका लेंथ बढ़ रहा है और घट क्या रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके से फिर से क्या होगा बच्चा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा।
तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें? मिलेगा r प्रोपोर्शनल टू लेंथ इंटू 1 डिवाइडेड बाई a। आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। वी कैन राइट इट एज r प्रोपोर्शनल टू l डिवाइडेड बाई a। फिर से हमारे साथ वही समस्या है बच्चा कि हमारे पास LHS वाला साइड है जो कि r है, RHS वाला साइड है जो कि है बच्चा l डिवाइडेड बाई a, पर बीच में जो इक्वल टू का साइन है वो मिसिंग है, और हमारे पास इस पर साइन क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इसको हटाने के लिए फिर से कांस्टेंट लाना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। तो जैसे आप इसको हटाएंगे आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, रो इनटू l डिवाइडेड बाई a। अब देखो यहाँ पे रो क्या है? व्हाट इज रो हियर? तो वी कैन से रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड रो इज कॉल्ड, इस रो का नाम है बच्चा, नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या नाम है रो का? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या तो आप इसे कह सकते हैं रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल सा बात है। रो यहाँ पे क्या है? तो रो एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या तो फिर हम इसे कह सकते हैं रेसिस्टिविटी। अब देखो सब समझ में आ रहा है हम लोगों ना? बहुत सिंपल लैंग्वेज हम लोग चल रहे हैं। अब हमारे पास एक नया टर्म आया है, वो टर्म है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। अब ये क्या है? ध्यान रखेंगे हम ये वाला रिलेशन, ठीक है। यहाँ से हम डिफाइन करने वाले हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, यानी कि रेसिस्टिविटी। मैं पूरा हटा दे रहा हूँ सब, और हम लोग सीखेंगे अब रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में इसी के साथ हम चल रहे हैं, वो टॉपिक हमारे पास है रेसिस्टिविटी, जिसको आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसे डिनोट कैसे किया गया है? तो एक सिंबल रो से। रो क्या है बच्चे? तो P के जैसा दिख रहा है पर ये P नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, P है, P के जैसा है पर ये P नहीं है, ठीक है। P फॉर पैरट। अब देखो अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी आर गोइंग टू डिराइव रेसिस्टिविटी, डिफाइन करेंगे हम लोग। और इक्वेशन 3 अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या हमारे पास है अच्छा? तो हमारे पास है R इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अपने को क्या चाहिए? रेसिस्टिविटी चाहिए। आप LHS वाले साइड में इसको लेके आइए, तो ये हो जाएगा रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ इक्वल्स टू R इंटू ए, और वी कैन राइट इट एज रो, क्योंकि यही डिफाइन करना है, ये बराबर हो जाएगा बच्चा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल के। दिस इज रेसिस्टिविटी। डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा तरीका याद करना। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो वायर था, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 1 मीटर स्क्वायर। इस वायर की जो मोटाई है वो कितनी है बच्चा? 1 मीटर स्क्वायर, और इस वायर का लेंथ है 1 मीटर। मतलब हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? वो भी यूनिट होगा। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आएगा रो इक्वल्स टू R इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रो है ये किसके बराबर है? रेसिस्टेंस के। कब, कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे किसी भी वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उस वायर के रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल इक्वल होगा। कब? जब उस वायर का लेंथ कितना हो जाए? 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। वी कैन से द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग सारा बात समझ रहे हैं। अब देखो क्या है कि इसके बेसिस पे कुछ सवाल भी है हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक छोटा सा ग्राफ है बच्चा, VI ग्राफ है। ग्राफ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और आप अपना एग्जाम्पल नंबर NCERT का 12.3 देखेंगे, ठीक है। 12.3 कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन from a 220 volt source if the resistance of the bulb is 1200 ohm। और दूसरा है, देखो सवाल जो है इस पे ही सीधा चर्चा करते हैं लोग, सारा डालो, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
क्या है भैया हमारे पास क्वेश्चन 12.3 क्या कहता है ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12.3 है, जिसमें गिवन है, हमें पता है इस बार गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज 220 वोल्ट और क्या बच्चा रेसिस्टेंस दिया हुआ है और ये हमारा बच्चा 1200 ओम और सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट। आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर से, आपको क्या पता है रिलेशन बच्चा V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हम बात करें I की तो ये हो जाएगा बच्चा V डिवाइडेड बाई R। अब वैल्यू डाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 220 डिवाइडेड बाई 1200। ये गया। अब देखो यहाँ पे जो कटता है वो काट लो और काटने के बाद जो तुम्हारे पास आंसर रहेगा वो हो जाएगा बच्चा 0.18 एम्पियर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या है, इस बार कहता है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कैन ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। देखो इस बार क्या गिवन है हमको, तो हमारे पास एक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस है, हीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है बच्चा 100 ओम, सेम सप्लाई पे लगा हुआ है 220 वोल्ट के सप्लाई पे। और फिर से पूछा गया हमसे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट। फॉर्मूला पता है हमको बच्चा, क्या पता है, ये जो आई है ये फिर से बराबर हो जाएगा बच्चा V डिवाइडेड बाई आर के। V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100। ये कट गया और हमारे पास जो आंसर आया वो कितना हो गया बच्चा 2.2 एम्पियर। मतलब वो हीटर जो करंट ड्रॉ करेगा वो कितना होगा भाई, तो वो हो जाएगा 2.2 एम्पियर। इसके बाद अगर हम आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 12.4, तो ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाई 120 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बन जाएगा, बना लेंगे आप लोग। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12.5 एग्जाम्पल का। ये कहता है रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग द टेबल। जो भी दिया हुआ है बच्चे, इतना हमारे काम का है भी नहीं सारा चीज़, इसमें एक दो चीज़ तो फिलहाल फालतू दिया हुआ है। देखो बन जाएगा ये सवाल, वो वाला फॉर्मूला अब काम में आ रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.5। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.5 एग्जाम्पल का। और इस बार क्या है हमारे पास है, तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वायर एंड द वायर का लेंथ बताया रखा है इस क्वेश्चन में 1 मीटर। रेसिस्टेंस बताया गया है हमको, रेसिस्टेंस है बच्चा 26 ओम। और क्या बताया गया, हमें बताया गया है इस वायर का डायमीटर है बच्चा 0.3 मिलीमीटर। पहले तो आप इसको मीटर पे कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चे, तो ये होता है D/2, यानी कि दिस विल बी 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। अब हमको क्या पता नहीं है, हमको चाहिए एरिया, है ना, एरिया मेरे को नहीं पता। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक फॉर्मूला लगाएंगे πr², यानी कि ये हो जाएगा 3.14 इंटू r²। दिस इज 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आप इसको सॉल्व करिए बच्चा, सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एरिया आएगा वायर का, एरिया हो जाएगा बच्चा, चेक करो एक बार तुम लोग भी, क्या हो सकता है एरिया। फिलहाल मान लो ये हमारा क्या है, एरिया है, यहाँ से भी तो काम हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमको, रेसिस्टिविटी चाहिए। आपको पता है रेसिस्टिविटी क्या होता है बच्चा, ये होता है रेसिस्टेंस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। वैल्यू डालते जाएंगे 26 इंटू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द एरिया, एरिया बच्चा 3.14 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर चला गया
ये हो गया 10⁶ इंटू डिवाइडेड बाई 4 था, इसको भी आप ऊपर ले लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा, जो आंसर आ रहा है बच्चा वो हो रहा है 1.84 इंटू 10⁻⁻8। हमारे पास जो वैल्यू आएगा इस पूरे इक्वेशन का ये है बच्चा 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप इसको चेक कर सकते हैं, कुछ है ना, सेम वैल्यू आएगा। हम टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, बस आपको प्रोसेस बता रहे हैं, बाकी काम थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ दिया जा रहा है। अब देखो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है वो तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या होता है यूनिट रेसिस्टिविटी का। ठीक है, तो हमारा ये आज का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, और ये टॉपिक है यूनिट ऑफ रूल यानी कि रेसिस्टिविटी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला कौन सा है बच्चा, फार्मूला हमारे पास ये है, इससे भी काम हो जाएगा, या अभी हम लोग सीखे भी तो है ना, यहाँ से ये रहा, वी कैन राइट इट एज रो इक्वल्स टू आर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। हमको यूनिट चाहिए, रो को रो रहने दो। रेसिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ मीटर और यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ जी गड़बड़ हो रहा है। ये होता है बच्चा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सही जा रहा था, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मीटर। ये मीटर और ये मीटर क्या हो गया, कैंसल आउट। तो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो हो जाएगा ओम मीटर।